आंखों की बिनाई वापस नहीं आई थी। अब आंखों के सामने बिनाई वापस आने का वक्फा तवील होना शुरू हो गया था। मुझे आंखों के स्पेशलिस्ट मेजर शर्मा के सामने ले जाया गया। उन्होंने मेरी आंखों का 10-15 मिनट तक मुआयना किया। फिर इंस्पेक्टर बदरी प्रसाद से बोला, इंस्पेक्टर ये शख्स बिल्कुल अंधा है। 1-2 सेकंड के लिए वहाँ खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, डॉक्टर ये शख्स अंधा कब से है? डॉक्टर ने कहा, ये तो पैदाइशी अंधा लगता है। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद के बाद कांस्टेबल कैलाशी से पुलिस हेडक्वार्टर वापस ले चलो, वहाँ इसका सारा पता चला लेंगे। मुझे एक बार फिर गाड़ी में बिठाया गया। इंस्पेक्टर मेरे साथ बैठा था। उसने कहा, डॉक्टर को भी ये पता चल नहीं सका ये कमांडो चालाक होते हैं। उसने अपनी आंखों में कोई ऐसी दवाई डाल रखी होगी जिसने इसे वक्ती तौर पर अंधा कर दिया है। उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया तो सब कुछ बता देगा। एक बार मुझे किसी कमरे में लाकर एक स्टूल पर बिठा दिया गया। इस कमरे के से डेटॉल और दूसरी दवाइयों की बू आ रही थी। मैं समझ गया कि मुझे यहाँ ऑपरेशन के मुख्तलिफ नश्तर और कैंचियों से तशद्दुद किया जाएगा। मैंने ज़हनी तौर पर इस तशद्दुद के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। जैसे ही मैं स्टूल पर बैठा, मेरी आंखों के आगे जो अंधेरा था वह आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। मेरी बिनाई वापस आ रही थी। 3-4 सेकंड गुजरे होंगे कि मैं सब कुछ देख रहा था। आवाज़ से मैंने इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद को पहचान लिया, जो बिल्कुल मेरे सामने दूसरे स्टूल पर बैठा। एक हाथ में ऑपरेशन वाला छोटा चाकू था जिसकी नोक को वो गौर से देख रहा था। उसके पीछे कांस्टेबल खड़ा था। पुलिस ने कांस्टेबल से कहा, इसकी हथकड़ी खोलकर इसके हाथ पीछे ले जाकर दोबारा हथकड़ी लगा दो। मेरे हाथ पीछे ले जाकर दोबारा हथकड़ी लगा दी गई। अब मैं इन सबको देख रहा था, मगर इन्हें यही मालूम था कि मैं अंधा हूँ। मैंने किन अखियों से कमरे का जायज़ा लिया। ये छोटी सी डिस्पेंसरी का कमरा लगता था। दीवार के साथ अलमारियों में दवाई की शीशियाँ और बोतलें रखी हुई थी। इंस्पेक्टर ने चाकू की नोक मेरी गर्दन में ज़रा से चुभोते हुए कहा, अभी भी वक्त है। अगर तुम सब कुछ बता दो तो अज़ियतनाक मौत से बच सकते हो। आदमी नाबीना ना हो और नाबीना होने की अदाकारी कर रहा हो तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। वो चूँकि सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए अपने चेहरे पर नाबीना आदमी वाले तासरात को ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकता। कोई ज़ेरिक आदमी किसी भी लम्हे में पहचान सकता है कि ये शख्स असल में नाबीना नहीं है, मगर मैंने बड़ी तजुर्बाकारी से काम लेते हुए अपने चेहरे पर एक नाबीना शख्स के तासुरात को अभी तक कायम रखा हुआ था। मैं किसी की तरफ नज़र लगाकर नहीं देख रहा था, बल्कि हवा में देख रहा था। इंस्पेक्टर प्रसाद मेरे सामने बैठा था, मगर इसके चेहरे को नहीं, बल्कि इसके चेहरे के ऊपर पीछे नज़र आने वाली अलमारी को देख रहा था। मैंने नाबीनाओं की तरह थोड़ी थोड़ी गर्दन भी हिलानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा, इंस्पेक्टर जी आप खुद ही ख्याल करें, क्या कभी एक नाबीना आदमी भी कमांडो या जासूस बन सकता है? फिर तुम गाड़ी कैसे चला रहे थे? तुम झूठ बोलते हो, ये भी तुम्हारी एक चाल है। तुमने अपनी आंखों में कोई दवाई डाल रखी है जिसने तुम्हें कुछ वक्त के लिए नाबीना बना दिया है। फिक्र ना करो, मेरा नाम भी इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद है। मैं अभी सब कुछ पकवा लूँगा। इसके साथ ही इसने चाकू की नोक मेरी गर्दन की एक जानिब चुभो दी। दर्द से मेरी हल्की सी चीख निकल गई। अगरचे दर्द में बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने आप को एक आम शहरी जाहिर करने के लिए मैं ज़रा सी तकलीफ़ पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा था। मेरा ख्याल था कि ये शख्स थोड़ा सा टॉर्चर ही करेगा जैसे मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, मगर जब इसे इंजेक्शन तैयार करते देखा तो मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया। वो कह रहा था, अब मैं तुम्हारे जिस्म में ऐसी दवाई दाखिल करने वाला हूँ जिससे तुम बेहोश हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी ज़बान चलती रहेगी और तुमसे जो कुछ पूछूंगा तुम इसका सच जवाब दोगे। इस किस्म का इंजेक्शन मेरे मिशन की राह में रुकावट डालने का मौजब बन सकता था। ज़ाहिर है, अगर मैं इंजेक्शन लगने के बाद बता भी देता कि मैं कश्मीरी कमांडो हूँ, तो मैंने खुद पांडिचेरी की समंदरी हदूद में भारतीय बहरिया के जहाज़ डिबोए थे और मैं ही धर्मवीर बनकर मेजर शरद दीवान के साथ रह रहा था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सारी खबरें इन्हें पहले से मालूम थी। मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम था कि ये लोग मेरे से कमांडो को इस वक्त तक हलाक नहीं किया करते जब तक इन्हें अपने मतलब की सारी मालूमात हासिल नहीं होती। फ़र्क सिर्फ मुझे पड़ता कि मुझे अपने ऊपर आई हुई आफत से निजात हासिल करने के लिए किला पत्थरगढ़ में रात को जाना था। वहाँ से माजी के ज़माने में जाकर खुदा के एक बरगज़ीदा हस्ती से मिलना था। मेरे पास इन लोगों की इंटेरोगेशन और टॉर्चर के लिए अब कोई वक्त नहीं था। मेरे नज़दीक इन बातों की कोई वक़्त भी नहीं थी, क्योंकि ना मैंने इन्हें कुछ बताना था और ना उन्होंने हलाक करना था। बस टॉर्चर था और टॉर्चर करते मुझे बर्दाश्त करना था। ये मेरे जैसे अहम तरीन कमांडो के लिए वक्त को बर्बाद करने के बराबर था, क्योंकि मेरे सामने बड़े अहम तरीन मिशन थे जिन्हें मैंने पूरा करना था। वो बड़े फास्ट एक्शन और फास्ट कमांडो ऑपरेशन के साथ एक एक करके पूरा करते जाना था। ऊपर से मुझे ये भी इल्म हो चुका था कि भारत अनकरीब मेरे पाक वतन पर जाराना हमले का मंसूबा बना चुका है। इस सिलसिले में भी मुझे अपने वतन की सलामती के लिए नुमाया फ़राइज़ अंजाम अदा करने थे।
दुश्मन से हमले की तारीख और वक्त और फौजी तैयारियों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करनी थी। चुनांचे जब सब इंस्पेक्टर मुझे इंजेक्शन लगाने लगा तो मैंने कहा, इंस्पेक्टर रुक जाओ। उसने इंजेक्शन वाला हाथ पीछे हटाया। मैंने यही ज़ाहिर किया कि मैं इसे बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। मुस्कुरा रहा था। बोलो। शाबाश, मुझे मालूम था कि तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। अब मैं तुम्हें कागज़ पेंसिल देता हूँ। उस कागज़ पर अपने साथी कमांडोज के नाम और जहाँ जहाँ छुपे हुए हैं उन जगहों के नाम लिख दो। अगर तुम खुद नहीं लिखना चाहते तो बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊँगा। मुझे वहाँ की मंसूबाबंदी से फ़रार होने की तैयारी में थोड़ा वक्त दरकार था। मैंने नाबीना भिखारियों की तरह गर्दनें ज़रा सी हिलाकर कहा, ठीक है, मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं कमांडो हूँ, मगर मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ, मैं कश्मीरी कमांडो हूँ। मैं पैदाइशी नाबीना नहीं हूँ। मुझ पर अंधेपन का यहाँ नजीबाबाद में आकर अचानक हमला हुआ। मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरी आंखों की बिनाई कैसे जाती रही। इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुसरत से खिलने लगे। शाबाश, अब बता दो नजीबाबाद में तुम्हारा टारगेट कौन सा है? तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ छुपे हैं? नजीबाबाद में हमारा कोई टारगेट नहीं है। हम यहाँ एक दूसरे कमांडो मिशन की मंसूबाबंदी के लिए ज़रूर आए हैं, लेकिन मेरे दूसरे साथी अभी नजीबाबाद नहीं पहुँचे। इन्हें कल शाम की गाड़ी से यहाँ पहुँचना है और हमें रेलवे स्टेशन के अकब में एक जगह मिलना है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बयान पर एतबार कर लेता हूँ। हम कल सुबह रेलवे स्टेशन के सारे इलाके को घेरे में ले लेंगे। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अपने साथी कमांडर को पकड़ पाओगे? अगर वहाँ तुम्हारा कोई साथी ना आया तो तुम्हारे बयान को झूठ तस्लीम कर लिया जाएगा, फिर खुद अपने हाथों से तुम्हें टार्चर सेल में हलाक करूँगा। मैंने कहा, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। मैं आज से कमांडो की ज़िंदगी से तौबा करता हूँ। आप लोग कल बेशक मुझे साथ ले चलें। मैं आपको बता दूंगा कि वो हमारे कमांडो साथी आ रहे हैं, फिर आप इन्हें गिरफ़्तार कर लेना। इतना बता देता हूँ कि दोनों कमांडो साधुओं के बेस में होंगे। इंस्पेक्टर ने इंजेक्शन वापस रख दिया और कहने लगा, अभी तुम्हारे साथ कैदियों वाला ही सलूक किया जाएगा। कल जब तुम अपने दोनों साथी हमें पकड़वा दोगे तो ना सिर्फ ये कि तुम्हें इनाम देंगे, बल्कि जहाँ का चाहोगे तुम्हें पुलिस की हिफाजत में पहुँचा देंगे। मैंने फरमाइशी लहजे में कहा, मुझे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज़ मुझे किसी ऐसी जगह कैद में डालें जहाँ मैं बिस्तर पर लेट सकूँ और टटोल कर बाथरूम तक जा सकूँ। बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे हथकड़ी लगाए रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक नाबीना कैदी कहाँ फ़रार हो जाएगा। मैं देख रहा था पुलिस इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद कांस्टेबल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके ख्याल में इससे बड़ी कामयाबी मिलने वाली थी। मेरी तरफ देखकर बोला, ठीक है, तुम्हें सहूलतें भी मिल जाएंगी। दूसरे लम्हे मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाया गया। मैंने देखा ये बहुत बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर था। आमने सामने 3-4 ब्लॉक थी, जगह जगह पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। मुझे इसी ब्लॉक के कोने वाले कमरे में लाकर मेरी हथकड़ी खोल दी गई और कांस्टेबल मेरा हाथ पकड़कर मुझे दीवार से लगी इस खाट पर बिठा गया जो मुझे साफ नज़र आ रही थी, मगर मैं इस तरह हाथ आगे करके हवा को टटोल कर वहाँ तक गया जैसे मुझे चारपाई नज़र नहीं आ रही। इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद भी मेरे साथ आया था। वो कहने लगा, बाथरूम दीवार के साथ 3-4 कदमों पर ही है। उसके बाद पुलिस अफसर चले गए। मैं इन्हें जाता देख रहा था। मेरा ख्याल था कि वो जाते हुए दरवाज़ा बंद करते हुए जाएंगे और बाहर से ताला भी लगाएंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी मैं खुले दरवाजे को देख रहा था कि एक कांस्टेबल राइफल कंधे पर रखे और दरवाजे के बाहर स्टूल पर बैठ गया। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर चौकस होकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे इसी तरफ से लाया गया था। मैं देख चुका था कि दरवाजे के आगे एक तंग रास्ता है जिसके दोनों जानिब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर हैं। मुझे एक कमरे से टाइप मशीन की टक की आवाज़ें भी आ रही थी। मैंने चारपाई पर लेटे हुए कमरे का जायज़ा लिया। उस कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। वहाँ सिर्फ एक चारपाई ही बिछी थी, दूसरी कोई शय नहीं थी। मैंने सोचा कि बाथरूम का जायज़ा लेना चाहिए। चुनांचे में अंधों की तरह चारपाई से उठकर दीवार को टटोल कर बाथरूम के दरवाजे तक आया जो मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैंने बाथरूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ा गंदा छोटा सा बाथरूम था। मैंने टोटी खोलकर पानी पिया। बूट के अंदर से बाल पॉइंट निकाल कर इसे गौर से देखा कहीं टूट तो नहीं गया। बाल पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हालत में था। मेरे पास सिर्फ यही एक हथियार था जो हमें वहाँ से फ़रार होने में मदद कर सकता था। बाथरूम में भी कोई खिड़की और रोशनदान नहीं था। शायद ये कमरा पुलिस ने VIP कैदियों से पूछगछ के लिए रखा हुआ था। मुँह धोने वाली वॉशिंग बेसिन के ऊपर कोई शीशा भी नहीं लगा हुआ था कि मैं इसमें अपनी शक्ल ही देख लेता। मैं पानी की पीने के बाद बालों में उंगलियां फेरे बाहर निकल आया। मैं वहाँ से फ़रार होने के इम्कानात पर गौर करने लगा। मेरे पास सिर्फ आज का दिन और आज की रात थी। उसके बाद कल सुबह मुझे पुलिस को लेकर नजीबाबाद स्टेशन के करीब जाकर कमांडो साथियों को पकड़वाने का झूठा ड्रामा खेलना था। मेरा पोल खुल जाने के बाद जाहिर है मुझ पर बेपनाह तशद्दुद किया जाना था।
मुझे जो कुछ करना था आज की रात के अंदर अंदर कर गुजरना था, ख्वाह इसका नतीजा कुछ भी निकले। जब आदमी ज़िंदगी का आखिरी दाव लगा रहा हो, ज़िंदगी आखिरी बाजी खेल रहा हो, तो फिर वो शिकस्त और फतह से बेनियाज हो जाता है। नतीजा ख्वाह कुछ भी निकले से पांसा फेंकना ही पड़ता है, या तख्त या तख्ता। मेरे लिए एक मुलाजिम खाना ले आया। खाने में 2 रोटियां और दाल थी, साथ आम की चटनी भी थी। ये इस वक्त बहुत बड़ी नेमत थी। मैंने मज़े से दोनों रोटियां खा ली, चारपाई पर लेट गया और दिमाग तेज़ी से फ़रार के मंसूबे पेश करने लगा। अभी ख्याल आया था कि ये कर लूँ, कभी ख्याल आता ये नहीं, ठीक नहीं है, कुछ और करना चाहिए। सापहर हो गई। वही मुलाजिम मेरे लिए चाय का एक गिलास ले आया। चाय खूब गर्म थी। फिर शाम हो गई। मेरे कमरे की बत्ती सुबह से ही चल रही थी। दरवाजे में पहरा देने वाले संतरी की जगह दूसरा संतरी आ गया। उसे रात को पहरा देना था। उस वक्त तक मेरे जहन में एक मंसूबा बन चुका था। ये कोई बड़ा यकीनी फ़रार का मंसूबा नहीं था, बस एक आखिरी हल्ला ही था। हल्ला भोलना था, निकल गया तो निकल गया, नहीं तो फिर जो हो सो हो। सबसे पहले तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था। उसके पास मेरे पास जो दुनियावी वसीला था वो बॉल पॉइंट पेंसिल की शक्ल में हलाकत खेज़ पिस्तौल था, जो अभी तक मेरे पास मेरे जूते के अंदर मौजूद था। मैं अभी तक अंधेपन की अदाकारी कर रहा था। अभी तक मेरी आंखों की बिनाई सही थी। और दूसरी बात, चंद्रिका की बतरू का हमला नहीं हुआ था, मगर ये हमला किसी भी वक्त हो सकता था। मुझे एक धड़का ये भी लगा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से फ़रार होकर निकलूँ और उसके साथ ही मेरी आंखों की बिनाई गायब हो जाए और मैं अंधा हो जाऊँ। ऐसी सूरत में मेरा दोबारा पकड़े जाना या किसी खाई या खड़ या नाले में या गटर में गिरकर हलाक हो जाना यकीनी था। लेकिन इन खदशों पर गौर करते हुए भी मैंने पसे मंज़र में नहीं रख रहा था और फ़रार के मंसूबे पर इस एतमाद के साथ अमल करने वाला था कि मुझे अल्लाह के फजल से कुछ नहीं होगा, मैं दुश्मन की कैद से निकल जाऊंगा। मैंने दरवाजे के आगे पहरा देते हुए बताया, वक्त पूछा। उसने बताया शाम के 7 बजने वाले। इसी असना में मैंने महसूस किया था कि हेडक्वार्टर के इस विंग के सारे दफ्तर के लोग छुट्टी कर चुके हैं। वहाँ खामोशी छा गई है। रात के 9 बजे तो मैंने देखा कि पुलिस इंस्पेक्टर बतरी प्रसाद और कांस्टेबल कैलाश आ रहे हैं। मैंने अंधे आदमी की हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी चारपाई के बिस्तर को हाथ से टटोलता, कभी सरहाने को टटोलता। इंस्पेक्टर ने करीब आकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने सामने वाली दीवार पर नज़र जमाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हाँ, मैं आया हूँ। तुम्हारी कोई चीज़ गुम हो गई है क्या? चारपाई में खटमल बहुत है। इंस्पेक्टर ने तो इसलिए मुझे में कहा, तो क्या तुम्हारे वास्ते हम यहाँ फूलों की सेज सजा कर रखते हैं? मैं खामोश रहा। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाने आया हूँ कि कल अगर तुमने अपने साथी ना पकड़वाए तो कल का दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये बात अपने जहन में रखना। मैंने कहा, मगर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे साथी कमांडो कौन है? इंस्पेक्टर, तुम हमारे पास बैठोगे, तुम हमें इनके हुलिया बताओगे और ये बताओगे कि वो किस तरफ से आ रहे हैं। बाकी हम इन्हें खुद पकड़ लेंगे। हम जाते हैं, कल तुम्हारे साथ स्टेशन पर चलने के लिए तैयार रहना। वो चला गया। मैं अंधों की तरह छत की तरफ देखता रहा। उनके जाने के बाद मैंने एक बार फिर फ़रार के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। बॉल पॉइंट पिस्तौल इस वक्त भी मेरी पतलून की जेब में था। मेरी बिनाई वापस आए काफ़ी देर हो गई थी। ये धड़का अलग था कि मुझ पर अंधेपन का हमला ना जाने किस वक्त हो जाए। मैं इस हमले से पहले वहाँ से फ़रार होना चाहता था। अगर बाकायदा गौर फिक्र करके मंसूबा बनाया जाए और उस पर ठंडे दिल के साथ घबराए बगैर अमल किया जाए तो आदमी दुश्मनों के दरमियान से भी फ़रार हो सकता है। लेकिन अगर मंसूबाबंदी अनाड़ीपन से की गई हो और आदमी घबराया हुआ हो तो वो महफूज से महफूज मुकाम पर भी पकड़ा जा सकता है। वहाँ से फ़रार होने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मंसूबा था, सिर्फ एक ही रास्ता कि मुझे इस मंसूबे पर अमल करना था। कमरे की बत्ती जल रही थी। छत वाला पंखा भी आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। मैं थोड़ी देर बाद खुलने वाले दरवाजे के बाहर बैठे मुसल्लह सिपाही को देख लेता। वो कभी उठकर दरवाजे के सामने टहलने लगता। इसको काबू में करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि दरवाजे के बाहर दफातर के कमरों के दरमियान जो छोटा रास्ता है, वहाँ भी तो कोई मुसल्लह सिपाही पहरा नहीं दे रहा। मुझे आधी रात के बाद पत्थरगढ़ किले के तीसरी बुर्जी वाले दरवाजे पर भी पहुँचना था। मैंने सिपाही से कहा, भाई रात का क्या हुआ होगा? पहले तो इस आदमी ने जवाब नहीं दिया और स्टूल पर बैठा बीड़ी पीता रहा। जब मैंने दूसरी बार पूछा तो बड़ी नागवारी के साथ बोला, तुम्हें कहाँ जाना है जो टाइम पूछ लो? फिर इसने कलाई पर नज़र डाल के कहा, 11:15 बजे हैं रात के। मेरे कमांडो एक्शन का टाइम हो गया था। मुझे इसके लिए भी जल्दी थी कि कोई पता नहीं मेरे नाबीना होने का टाइम भी हो गया हो। मैं चारपाई पर लेटा था और ज़रा खांस कर
मैं चारपाई पर बैठ गया और संतरी से कहा, भाई मुझे थोड़ा पानी पिला दो, गले में कुछ फंस गया है, मैं तो अंधा हूँ, खुद उठकर पानी भी नहीं पी सकता। संतरी कुछ बड़बड़ाया। ज़रूर इसने मुझे 2-3 गालियाँ दी होंगी। जो बज़ाहिर मेरे सामने वाली दीवार की तरफ देख रहा था, मगर मेरी नज़रें संतरी पर लगी हुई थी। सबसे पहले मुझे इसी को काबू करना था। संतरी बादल ख्वास्ता आगे बढ़ा। बाथरूम में जाकर टीन के गिलास में पानी डालकर लाया। मैंने पोजीशन संभाल ली थी। मैं ये जाहिर करने के लिए इधर उधर हाथ मार रहा था कि मुझे गिलास नज़र नहीं आ रहा। उसने गुस्से में कहा, इधर से पकड़ो, इधर से। मैं अभी इसे देख ही रहा था और गिलास को भी देख रहा था। इस मेज़ पर बॉल पॉइंट वाली पेंसिल वाली साइनाइड जहर वाली सुई ज़ाया नहीं करना चाहता, जिसे इसने पानी वाला गिलास मेरे चेहरे के आगे किया। मैंने इसके बाजू को पकड़कर ज़ोरदार झटका देकर अपनी तरफ खींचा। इससे पहले कि वो मदद के लिए किसी को पुकारता, मैंने इसके गर्दन के दाएं बाजू के आहनी शिकंजे में थी। वो अपनी राइफल दरवाजे के बाहर ही रखाया था। मेरे बाएं बाजू के आहनी शिकंजे से निकलना इसके बस की बात नहीं थी। फिर मैंने इसे इतना मौका भी नहीं दिया था। दूसरे झटके से इसकी गर्दन दूसरी तरफ ज़ोर से घुमा दी। वो मर चुका था। मैंने वहीं से चारपाई पर डाला, जेब से बॉल पेन पिस्तौल निकालकर अपने सीधे हाथ की हथेली में छुपाया और दरवाजे में से बाहर झांक कर देखा। वहाँ कोई दूसरा संतरी नहीं था। कुछ दूर फासले पर मुझे गेट दिखाई दे रहा था, जहाँ रोशनी में एक संतरी बेंच या स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था। मैं गेट की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया। कमरों के बाहर कोनों पर एक एक बल्ब रोशन था। मैं रोशनी से अपने आप को बचाना इस पुलिस हेडक्वार्टर की दीवार के पास आकर अंधेरा हो गया। मैं दीवार फांद कर दूसरी तरफ जाना चाहता था, मगर दीवार 10-12 फीट ऊंची थी। चंद कदम आगे एक दीवार घूम गई थी। वहाँ मोड़ पर दीवार के ऊपर एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में मुझे दीवार के साथ लगा हुआ ढेर सा नजर आया। शायद ये ईंटों का ढेर था। यहाँ से मैं दीवार फांद सकता था। मैं झुककर उस ढेर की तरफ चलने लगा। जैसे ही दीवार के मोड़ पर पहुंचकर रोशनी में आया, सामने से एक आदमी भी अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आ गया। हाल्ट, हाथ ऊपर उठा लो। ये भी एक पुलिस वाला था जो शायद रात को गश्त कर रहा था। उसने राइफल तान ली। राइफल का रुख मेरी तरफ था। हाथ ऊपर उठाकर दीवार की तरफ मुँह कर लो। साफ लग रहा था उसने मुझे पहले नहीं देखा था। वो मुझे कोई चोर वगैरह समझ रहा था। मैं पुलिस क्वार्टरों में रहता हूँ। संतरी ने चीख कर कहा, हाथ ऊपर उठाओ वरना गोली मार दूंगा। बॉल पॉइंट पेंसिल मैंने सीधे हाथ की हथेली के साथ चिपका रखी थी। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मगर इसकी आवाज़ सुनकर दूसरे पुलिस वाले वहाँ पहुँच सकते थे। उसको हलाक करना ज़रूरी हो गया था। उसकी मौत उसे मेरे सामने ले आई थी। मैंने वही किया जो करना चाहिए था। दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, लेकिन सीधा हाथ ऊपर ले जाते हुए मैंने बॉल पॉइंट से पेंसिल में से जहरीली सुई फायर कर दी थी। संतरी मुझसे कोई 5-6 कदमों के फासले पर राइफल मेरी तरफ ताने खड़ा था। मैंने बॉल पॉइंट में से जहरीली सुई को निकलते नहीं देखा। उस संतरी ने भी सुई नहीं देखी थी, मगर जहरीली सुई मेरे बॉल पॉइंट का नन्हा सा बटन दबाते ही बाहर निकल चुकी थी। उसका पता मुझे फ़ौरन ही चल गया। संतरी ने राइफल अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी। मेरे देखते ही देखते राइफल उसके हाथों से गिरी। उसके साथ ही वो भी गिर पड़ा। बॉल पॉइंट पिस्तौल का ये पहला शिकार था। मैं लपक कर ईंटों के ढेर पर चढ़ गया। बॉल पॉइंट पेंसिल मैंने पतलून की जेब में रखी। उछलकर दीवार के मुंडेर को पकड़ा और दीवार की दूसरी तरफ कूद गया। मैं अंधेरे में कूड़े करकट के ढेर पर गिरा था। गिरते ही उठा। सामने खाली सड़क थी। जल्दी से सड़क क्रॉस करके सड़क से हटकर अंधेरे में एक तरफ को दौड़ पड़ा। अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अभी मुझे ये पता करने की ज़रूरत भी नहीं थी। बस मैं पुलिस हेडक्वार्टर से जितनी दूर निकल सकता था निकल जाना चाहता था। दौड़ते दौड़ते मैं खेतों में आ गया। रुककर सांस ठीक किया। देखा कि इर्द गिर्द आबादियों की रोशनियाँ हैं। जिस तरफ रोशनी नहीं थी, मैंने इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ लगाने के लिए मुझे काफ़ी प्रैक्टिस थी। अपने सांस से पर भी मुझे पूरा कंट्रोल था, मगर गवालियर और पांडिचेरी के टॉर्चर सेंटरों में बेपनाह वहशियाना तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। मगर चूँकि मेरी भरपूर जवानी का ज़माना था और मेरा जिस्म भी मजबूत था, इसलिए मुझे कमज़ोरी ज़्यादा महसूस नहीं हुई थी। एक जौहर के पास आकर मैं रुक गया।